Hello, dear students. So one more time, welcome back. Myself Anuj Raj, and finally we are back in our channel AR Foundation. So dear students, आप सभी ने हमारा थंबनेल जरूर देखा होगा और आज मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो उसके बाद ये जो सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन का जो आपका कंसेप्ट का डर है वो पूरी तरह से आपके मन से खत्म होने वाला है। तो चलते हैं मजे में पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं और जो भी कंसेप्ट मैं दूंगा नोट्स बनाते चलिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं दूंगा उसे जरूर लिखिएगा और एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सेल साइकिल या फिर स्पेसिफिकली आज हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थिंग जो हम लोग को जाननी है वो होती है एक टर्म, व्हाट इज सेल डिवीजन। जैसे हम सभी को एक चीज पता है, क्या पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। पता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक चींटी से लेके एक बड़े हाथी तक सबका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल ही है। हमें देखने में लगता है भैया इतना भारी भरकम मोटा तगड़ा हाथी है और एक चींटी है, दोनों सेल से ही तो बना है ना। और सेल ही यही कारण है कि सेल को ही हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। जैसे आपने तो पढ़ा है कि सेलुलर लेवल से ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल पे जाता है, टिश्यू से ऑर्गन्स लेवल पे जाता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली मोटा भरकम शरीर लेके ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। तो उस पूरे साइकिल में, उस पूरे सीक्वेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है सेल। हम लोगों ने अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि सेल का बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, सेल के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। याद है आपको कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी? जल्दी से मुझे ये कमेंट करके बताओ, तभी मेरे को लगेगा कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर करके आए हो इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं कि सेल डिवीजन कहता क्या है, होता क्या है और हम लोग को उसको फील कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलो, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सेल डिवीजन, इसको डिफाइन कैसे किया जाए। देखो बहुत इजी है। डिवीजन का मतलब होता है तोड़ना, सेल का मतलब होता है सेल, तो सेल को ब्रेक करना इज टर्म्ड एज सेल डिवीजन। सो वी कैन राइट द प्रोसेस बाय व्हिच cell divides, cell multiplies into its daughter cells is termed as cell division। जैसे मान लो कि एक सेल था, ये मेरा पिचकुसा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस, ये यूकैरियोटिक सेल है। अब कुछ देर बाद ये एनिमल सेल है, मान लो एक एनिमल सेल, एनिमल यूकैरियोटिक सेल, ये ब्रेक करके हमारा दो लड्डू ऐसे ऐसे बना देता है और ये दोनों लड्डू में ऐसे ऐसे ये दो चीजें आ जाती है, बी एंड सी। तो ए जो है, ये ए जो है यह एक एनिमल सेल है, ये एक प्रोसेस के बाद हमारा दो सिस्टर सेल्स बना दिया, दो डॉटर सेल्स बना दिया, जिसको कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही तो है सेल डिवीजन। ये पूरा प्रोसेस ही तो सेल डिवीजन है ना। द प्रोसेस बाय विच ए सेल, ए पेरेंट सेल डिवाइड्स, मल्टीप्लाइज इनटू डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज सेल डिवीजन। और यही सेल डिवीजन का आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, माइटोसिस। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि सेल डिवीजन है क्या। कंसेप्ट क्लियर, बहुत इजी है, आप पढ़े हो ना। चलो आगे देखते हैं। तो सेल डिवीजन यही था मेरे भाई कि सेल डिवीजन बोलता क्या है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब देखो, सेल डिवीजन के दो टाइप होते हैं। जैसे मुर्गी का दो टाइप होता है ना, अरे भाई मुर्गी का तो एक ही टाइप होता है, तो सेल डिवीजन का दो टाइप होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस। अब आप बोलोगे भैया मायोसिस माइटोसिस तो आप एमएम लिख रहे हो, एम टी मैं लिख दूं तो माइटोसिस और एम ई मैं लिख दूं तो मायोसिस, है ना। तो यही माइटोसिस एंड मायोसिस दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है। अब हम लोग जानेंगे कि माइटोसिस एंड मायोसिस में डिफरेंट क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं कि व्हाई इज सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट, व्हाई, सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग को सेल डिवीजन चाहिए क्यों। चलो इसको डिटेल से समझते हैं, अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो,
एक क्लियर शॉर्ट में फंडा दूंगा और पूरे इस वीडियो में हम लोग माइटोसिस को खत्म कर देंगे। चलो, जब आप पैदा होने वाले थे, है ना, जब आप हम सभी लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैदा होने वाले थे, मैं स्पेसिफिकली अभी एनिमल की बात कर रहा हूँ, प्लांट में भी यही फंडा फॉलो होता है, लेकिन एनिमल को समझो। हम लोग एक सिंगल सेल जाइगोट से बने हैं, आपको पता है ना, हम लोग एक सिंगल सेल जाइगोट से आज इतना भारी भरकम पैक वाला शरीर लेके आ चुके हैं। आप बोलेगा भैया मेरे पास तो 6 पैक, रखो अपना 6 पैक अपने पास, लेकिन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम सभी एक सिंगल लड्डू सा सेल से बने हैं जिसका नाम जाइगोट है, और उस जाइगोट से आज हम लोग इतने भारी भरकम शरीर लेकर आ चुके हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ऐसा तो नहीं कि भगवान ने आपको वरदान दे दिया कि चलो भाई तुमको मैंने आशीर्वाद दिया, तुम एक दिन के बाद इतने बड़े भारी भरकम शरीर लेकर आ जाओगे, नहीं ना, उसके पीछे सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। और सबसे मेन जो रोल है सेल डिवीजन का वह यही है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या करोगे, मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, उसको लिखते जाना। फर्स्ट क्या है? ग्रोथ। अब ग्रोथ किसका? ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म के अंदर सब चीज आ जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा, सेल हो जाएगा, जो भी लिखो तुम। तो ग्रोथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल डिवीजन का, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। सेकेंड थिंग वो होता है रिपेयर। रिपेयर, मान लो आपने देखा होगा, बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपने अपने घर में ये जरूर देखा होगा कि जो लिजार्ड्स होते हैं, छिपकलियां जो होती है, उनके अगर पूंछ को काट दी जाए बाय मिस्टेक, वो आपस में लड़कर काटते भी हैं, क्योंकि वो एक प्रेडेटर्स की तरह होता है, अपना पूंछ को देकर अपने आप को बचा लेता है। जैसे होता है ना कि मैं अपना ये अंग दे रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं। पहले होता था जब राजा महाराजा लड़ा करते थे तो बोलते थे हाँ मैंने तेरा ये कैप्चर कर लिया, अब तेरे पे मैं बाहर नहीं करूंगा। लाइक दैट ओनली, जब छिपकलियां आपस में लड़ती है तो आपने अक्सर देखा होगा एक छिपकली दूसरे छिपकली की पूंछ को काट देती है, और तो और उस पूंछ के काटने से कुछ खासा इफेक्ट आता नहीं है दूसरे छिपकली के ऊपर, और कुछ दिन बाद आप देखते होगे फिर से एक नया पूंछ आ जाती है। तो ये कैसे हुआ मेरे भाई? ये पूरा के पूरा सेल डिवीजन तो ही है। तो आप लिखना है यहाँ पे कि सेल डिवीजन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो होता है रिपेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको छिपकली की पूंछ दे दी है ना। चलो आगे और कुछ देखते हैं। तो ग्रोथ हो गया बढ़िया, रिपेयर हो गया बढ़िया, क्या कुछ और बचा है? क्या कुछ और बचा है? अरे मेरे भाई अब कुछ नहीं बचा है। अब आप रिपेयर को कुछ और नए टर्म से लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन दो फंडा था वो था ग्रोथ एंड रिपेयर, विच आर द टू बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन और द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, है ना। आगे चल सकते हैं। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस समझा सेल डिवीजन का। आज लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस। माइटोसिस, तो सेल डिवीजन के दो टाइप्स, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस। अब देखो माइटोसिस मायोसिस क्या बोलता है। देखो माइटोसिस जो होता है ये हमेशा से जो भी हमारे ह्यूमन सेल्स हैं, एनिमल्स में स्पेशली ये डैप्लॉइड सेल्स में होते हैं, डैप्लॉइड सेल्स। बट प्लांट्स में ये हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड दोनों में होता है, हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड दोनों में होता है। पहले मैं बताऊंगा कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आज हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। चलो, व्हाट इज माइटोसिस? सो लेट्स फोकस ऑन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज देखो, माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a parent cell divides into two daughter cells having the same number of chromosomes. For example, अपने ह्यूमन सेल की बात की जाए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि डायप्लॉइड एनिमल्स में या फिर ह्यूमन आप समझो सबसे बेस्ट, आप ऐसे समझोगे, आप मैं एनिमल बोलूंगा तो आप एक्सेप्शन दोगे, मेरे को पता आप एक्सेप्शन दोगे ड्रोन का, है ना। ड्रोन में एक्सेप्शन होता है भाई, क्योंकि ड्रोन में हैप्लॉइड में हमारा माइटोसिस होता है, यही तो है एक्सेप्शन। बाकी सभी में आप जानोगे कि डैप्लॉइड में माइटोसिस होता है ना। ठीक है, तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मान लो एक हमारा ये कोई भी सोमैटिक सेल है, आपको पता ही होगा कि सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है एनी सेल्स। अरे मेरे स्किन का एक सेल निकालो, ठीक है, मेरे कान का एक सेल निकालो, तो मेरे बाल का, सॉरी
मेरे तुम आँख का, या फिर आँख का तो भाई आप कहोगे बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स। आप मेरे हाथ का, पैर का, कहीं का भी एक सेल निकालो, बट वो सोमैटिक सेल होना चाहिए। मीन्स दैट द सेल्स शुड नॉट बिलोंग टू अवर जर्म सेल्स। हमारे जर्म सेल्स मतलब वैसे सेल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनका सेल्स नहीं आना चाहिए। मीन्स स्पर्म एंड ओवा के छोड़ के आप गैमेट जो भी फॉर्म करते हैं उनका सेल को छोड़ के कहीं का भी सेल निकालो तो वह सोमैटिक सेल्स ही होते हैं। और सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। मीन्स दैट 23 पेयर होता है। मान लो मैंने अपने हाथ का एक सेल निकाला और इसको कुछ देर बाद इसका डिवीजन हो गया और ये फर्दर दो बच्चा नन्हा मुन्ना ऐसा ऐसा बना दिया, लेकिन ये दोनों के पास 46 एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये माइटोसिस है। अब आप पूछ रहे हो भैया मायोसिस क्या है? देखो, बताने का तो मैं अभी मायोसिस के बारे में आपको बता दूं, लेकिन हमारा कंसेप्ट माइटोसिस के ऊपर है। थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, माइटोसिस और मायोसिस में एक चीज कॉमन होती है, मैं आगे बताऊंगा, वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। मीन्स दैट कि डीएनए डबल कर दिया जाता है, डीएनए को डुप्लीकेट किया जाता है, उसका एक डबल सीक्वेंस फॉर्म बनाया जाता है, और ये दोनों में होता है। लेकिन जो मायोसिस होता है इसमें दो स्टेज होती है, एक होता है मायोसिस स्टेज 1 एंड एक होता है मायोसिस स्टेज 2। जो स्टेज 1 होता है वही एक्चुअली हमारा एक्चुअल मायोसिस होता है। मायोसिस सेकेंड 2 कॉपी माइटोसिस का ही फॉर्म है। माइटोसिस का काम क्या होता है? इक्वेशन के तौर पे रेशनल एंड इक्वेशनल डिवीजन। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे मायोसिस में क्या होता है एंड मायोसिस सेकेंड में क्या होता है एंड मायोसिस फर्स्ट में क्या होता है। तो मेरे भाई अभी इतना याद रखो कि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स ना बन के 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, हैविंग द सेम नंबर ऑफ 23 ना होके, देखो 46 अभी ये दोनों में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता है। 4 सेल के पास 23 मिलता है, और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी माइटोसिस पे कमांड करो कि माइटोसिस में क्या हो रहा है कि हमारा एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में बन रहा है, जहां पे कि क्रोमोसोम नंबर सेम है। और तो और माइटोसिस की थोड़ा हिस्ट्री को जानते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज पढ़ो तो उसका इतिहास जानो, उसके बारे में जानो, तब फील आता है अंदर से, तब मजा आता है ना। तो कुछ इसके बारे में इतिहास जानते हैं। जैसे आप रॉकी भाई के बारे में सुने थे, तो रॉकी बोलता था भाई फ्रॉम सिंस, ये सब लगाता था वो ब्रांड के रूप में। तो वैसे ही हम लोग थोड़ा सा माइटोसिस के पुराने जमाने में कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं और फिर ये डिटेल से जानेंगे। तो ठीक है, मैं बोर्ड को रेज करने जा रहा हूँ, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं। आज हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे ना। हम लोग माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं ना, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस। चलो फिर देखा जाए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग अपने क्लास में हैं और क्या कर रहे थे? हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे हैं। तो माइटोसिस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ माइटोसिस। एमटी मैं बोलूंगा माइटोसिस को, मैं बार बार माइटोसिस नहीं लिखूंगा। तो हिस्ट्री ऑफ माइटोसिस बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपने स्ट्रासबर्गर का तो नाम जरूर सुना होगा। आपको याद होगा हम लोग जब सेल्स पढ़ रहे थे, सेल जब पढ़ते थे 9 क्लास में या फिर आपने 8 में भी पढ़ा है, तो वहां पे स्ट्रासबर्गर एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ डिस्कवर किया था। मेरे भाई जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि स्ट्रासबर्गर ने क्या डिस्कवर किया था। और एक्चुअली स्ट्रासबर्गर ही वो थे जिन्होंने हमारे माइटोसिस को प्लांट्स में डिस्कवर किया था। प्लांट में माइटोसिस डिस्कवर करने वाले स्ट्रासबर्गर थे, स्ट्रासबर्गर। अब बात करते हैं एनिमल में। तो एनिमल में फ्लेमिंग किया था, किन्होंने? फ्लेमिंग ने। एक मिनट जस्ट वेट करिएगा, जस्ट फॉर ए मोमेंट आपको वेट करनी है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं प्लांट के। आपको बताया मैंने एनिमल में फ्लेमिंग ने किया था, इसे याद कर लो, यही 2 कंसेप्ट आपको पढ़नी है। और आगे चल के फ्लेमिंग का बहुत यूजफुल रोल है हमारे इस पूरे सेल डिवीजन प्रोसेस में, ठीक है। तो आपको ये दोनों कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर माइंड में फिक्स होनी चाहिए 100%, क्योंकि आगे कुछ डॉट ना हो। हिस्ट्री तो कुछ यही था, बस 2 चीज, स्ट्रासबर्गर का, फ्लेमिंग का रोल क्या है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे।
तो यही कुछ दो चुनिंदा कंसेप्ट के साथ हिस्ट्री खत्म होते हैं यहीं पर। लेकिन अब आता है काम, मजा। मजा अब आया ना बोइडू? तो बताओ मेरे को, मैं आगे आपको बताऊंगा कि माइटोसिस में दो चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, भाई मेरा थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा वीक है तो आप उसको समझना, ठीक है? कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिखता हूं तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। मैंने देखा आपका कमेंट, आपने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, दो स्टेज होता है हमारा माइटोसिस का। देखो, कैरियो का मतलब क्या होता है बताओ? कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, होता है ना? तो काइनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो when there is the formation of two nucleus, that is termed as karyokinesis, and cyto का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो अगर साइटोप्लाज्म डबल हो गया तो वो हमारा साइटोकाइनेसिस होगा, और अगर न्यूक्लियस डबल हो गया तो कैरियोकाइनेसिस। ये दोनों आना चाहिए तभी हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। कंसेप्ट क्लियर भाई? अगर मजा आ रही है, समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि ये समझते हैं कि सेल डिवीजन कोई भारी भरकम बोझ कुछ नहीं है मेरे भाई, सेल डिवीजन। तो हो गया हिस्ट्री, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया हम लोगों ने, अब थोड़ा पॉलिटिक्स पढ़ लें। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? अब चलो चलते हैं। कहाँ? आगरा चलोगे? नहीं, यहीं पे रहो। अब चलते हैं और पढ़ते हैं फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, तो फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। चलो, हिस्ट्री के बारे में याद कर लिया आपने, स्ट्रासबर्गर का क्या रोल था, फ्लेमिंग का क्या रोल था, आपने जान लिया। अब हम लोग फेजेस ऑफ सेल डिवीजन पढ़ेंगे। देखो, कोई भी प्रोसेस जो होता है वो ऐसे नहीं कि इजीली एक बार में हो गया, हम लोगों ने बोल दिया हाँ भाई तेरे को ये करना है, वो करना है, वो हो गया। कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। लाइक दैट ओनली हमारा, मान लो आप किसी स्कूल को रन कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं आप एक दिन में स्कूल का बिल्डिंग बना दोगे, अगले दिन आप सभी टीचर्स को ले आओगे, तीसरे दिन से क्लास शुरू कर दोगे। नहीं, पहले दिन आप बिल्डिंग बनाओगे, वो भी महीनों में लगेगा, सालों में लगेगा आपको। फिर होता है कुछ हम टीचर्स को हायर करते हैं, कुछ टीचर्स अनअवेलेबल रहते हैं, कुछ टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। फिर हम लोग टाइम बाय टाइम स्टूडेंट जैसे जैसे आते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो वो होता है फेस, प्रोसेस, सीक्वेंस। लाइक दैट ओनली अपना सेल डिवीजन में भी एक सीक्वेंस फॉलो होता है, एक प्रोसेस फॉलो होता है, एक चेन फॉलो होता है, एक सीरीज फॉलो होता है, एंड दैट इज व्हाट आवर फेस। ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं सेल डिवीजन का। तो अब मैं नन्हा सा मुन्हा सा चुन्नू सा एक सेल पारने जा रहा हूं, और अगर मैं कंप्यूटराइज्ड रहता तो बहुत अच्छे से आपको बताता, लेकिन मेरे को तो अफसोस नहीं है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड स्टडी में आज हम लोग फिजिकल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, मजे से पढ़ रहे हैं। तो मान लो ये एक सेल है, और सेल साइकिल को हम सेल डिवीजन बोल नहीं सकते मेरे भाई। देखो, आपने वाटर साइकिल पढ़ा है, हमारा यहाँ पे सेल साइकिल लिखने का मोटिव क्या है? देखो, सेल साइकिल में दो चीजें आती है, एक तो होता है रीजनरेशन, और एक होता है डेथ। तो दोनों चीजें सेल साइकिल में आ जाती है। मीन्स दैट मैं आपको समझाऊं तो सेल साइकिल जो होता है उसमें सेल डिवीजन हो गया, सेल अगर ब्रेक जो हो रहा है, रैप्चर हो रहा है, तो लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको ब्रेक भी कर रहा है। तो ब्रेक करने के बाद सेल डेड हो गया और फिर से नया सेल जनरेट हो गया, वही नहीं तो दूसरा सेल जनरेट हो गया। तो इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। लेकिन सेल डिवीजन में सिर्फ जनरेशन की काम होती है, उसमें हम लोग डेथ की बातें नहीं करते मेरे भाई, सिर्फ जनरेशन की बात होती है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रीजनरेशन एंड डेथ बोथ कंप्राइज एंड मेक सेल साइकिल, जो कि सेल डिवीजन से अलग है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं वहां पे सेल डिवीजन के फेजेस। तो मान लो ये मेरा सेल है, इसमें आपको दो फेज में बताऊंगा। दो फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस की बात की जा रही है तो माइटोसिस में दो फेज होता है। एक होता है एम फेज, जिसको बोला जाता है माइटोसिस फेज। Actually, this phase is the only phase where the actual mitotic cell division take place. यानी इसी फेज में माइटोटिक सेल डिवीजन फेज होता है।
तो आप सोच रहे होगे कि भैया अब माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो दूसरे फेज को क्यों पढ़े। देखो, आपको खाना दे दिया गया, आपके मुंह में खाना आपको खुद डालनी है, लेकिन खाना आपके मम्मी ने बनाया और पापा ने आपको बाहर से सामग्री ला के दी थी कि आप ये सामग्री यूज करके, ये मटेरियल्स यूज करके खाना को बनाना। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आपके पापा भी खाना बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। माइटोसिस जो है वो खाना परोस कर आपको दे दिया गया, वैसा चीज माइटोसिस में होता है। लेकिन खाना बनाने के लिए आपकी मम्मी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, खाना लाने के लिए आपके पापा की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। खाना नहीं तो उनके लिए जो मटेरियल्स है उसके लिए तो रॉ मटेरियल के लिए चाहिए ना पापा। तो लाइक दैट ओनली माइटोसिस जो होता है ये फाइनल प्रोसेस होता है, लेकिन इससे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल्स की तरह जो नीड्स होती है वो फेस फुलफिल कराने के लिए हमारा एक और फेस आता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस, तो इंटरफेस को भी फर्दर 3 फेस में बांटा गया। मेरे को टाइम ड्यूरेशन देखने दो मेरे भाई, क्योंकि हम लोग को विद इन 45 मिनट्स बहुत मैक्सिममली चलनी है। मैं जानता हूं इससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट रहता नहीं है किसी भी लाइव बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड को छोड़ के इस बोर्ड पर, लेकिन मेरे को बिलीव है आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, है ना। देखो, माइटोसिस फेस एक्चुअल में एक फेस भी होता है, एक सेल डिवीजन भी होता है। माइटोसिस फेस माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर ही एक फेस होता है। अब देखो, जो इंटरफेस होता है इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेगा, मैं शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंटरफेस का 3 फर्दर फेजेस होते हैं। एक होता है G1 फेस, इसको ग्रोथ 1 फेस बोलते हैं। एक होता है S फेस, जिसको सिंथेसिस फेस बोलते हैं, और एक होता है G2 फेस, जिसको ग्रोथ 2nd फेस बोलते हैं। तो इंटरफेस का 3 टाइप्स, G1, S एंड G2। इतना क्लियर। अब एक होता है एंड एक्सेप्शन में कौन होता है, जीनोड फेस, इसको इक्वेसिटेंस फेस बोलते हैं। इक्वेसेंट फेस मीन्स दैट, मैं आगे समझाऊंगा कि इस फेज में जाने के बाद सेल डिवीजन कंटिन्यू नहीं होता। मैं आगे आपको चेक पॉइंट्स, कैंसर, ये सभी चीजें बताऊंगा। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं, पहले हम लोग इंटरफेस पढ़ेंगे और फिर एम फेस पढ़ेंगे। अब थोड़ा इंटरफेस के बारे में डिटेल से जानो। देखो, इंटरफेस एक्चुअली इनएक्टिव फेस होता है, या फिर मैं बोलूं तो रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है। ये रेस्टिंग फेज होता है, और ये जो होता है माइटोसिस फेस, एम फेस, ये एक्टिव फेस होता है। एक्टिव बोले तो सेल डिवीजन एक्चुअली यही होता है, सेल डिवीजन डन, ठीक है। सेल डिवीजन डन एक्चुअली डन हमारा एम फेज में ही होता है। मैंने आपको एम फेज के फर्दर टाइप्स नहीं बताए, वो मैं आगे एम फेज में ही बताऊंगा। अभी बता देता हूं तो आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा वो कंसेप्ट। धीरे धीरे सीढ़ी वाइज, चेन वाइज पढ़ेंगे तो सब कुछ ब्रेन में फिट हो जाता है। तो देखो, इंटरफेस को रेस्टिंग फेस बोला जाता है। इस फेस में हैज लाइक रॉ मटेरियल, हमारी मम्मी खाना पकाकर आपके मुंह तक पहुंचाती है, आपके प्लेट में रखकर आपके सामने दे देती है। तो खाना बनाने के लिए जो भी प्रोसेस होगा वो सब हमारा इंटरफेस में ही होगा, है ना। तो इंटरफेस में होता क्या क्या वो सब आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमें पता चला कि रेस्टिंग फेस होता है। और तो और आप जानते होंगे, आपको आपकी मम्मी जब खाना बनाती है, आपकी मम्मी आज चलो चाउमीन बना रही है, हमको भी इनवाइट किए, है ना। तो चाउमीन बनाने में आपकी मम्मी ने बहुत एफर्ट लगाया, नियर अबाउट ½ एन आवर मम्मी ने आपके स्पेंड किया चाउमीन बनाने के लिए। और आपको खाने में कितना टाइम लगा? जालिम बच्चे, जालिम स्टूडेंट्स हम लोग 5 मिनट में चपट कर जाते हैं पूरे भर प्लेट, है ना। हम बहुत लालची हैं। तो मात्र 5 मिनट में पूरे चाउमीन को खा गए, जिसको बनाने में मम्मी को नियर अबाउट ½ एन आवर लगा था, और पापा को मार्केट से लाने में भी ½ एन आवर लगा था। मीन्स दैट कि 1 आवर अगर आप रेशियो निकालो तो समझोगे कि आप कितने बड़े लालची स्टूडेंट हो। 1 घंटे का मेहनत को 5 मिनट में चपट कर जाते हो। लाइक दैट ओनली यहाँ पर भी होता है मेरे भाई। इंटरफेस जो होता है ना, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट का मतलब बहुत ड्यूरेशन लगता है। 90% फेज जो हमारा सेल साइकिल का जो फेज होगा वो हमारा इंटरफेस में ही चला जाता है। आपके एनसीईआरटी ने 85 दिया है, मैंने आपको 90 दे दिया, ठीक है। तो अप्रोक्स 90 मान लेना। तो 90% टाइम ड्यूरेशन हमारा इंटरफेस में ही चला जाता है। और मैं आपको अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो यहाँ पे जो G1 फेस होता है ये सबसे बड़ा फेस होता है इंटरफेस के अंदर भी। इसका एक मैं सीरीज आपको दूंगा, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि लॉन्गेस्ट जो है वह इंटरफेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग कि लाइक रॉ मटेरियल मेड
रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर्ड हियर। मैं अभी आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर्ड हियर मींस दैट कि यहीं पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स उनका रेप्लिकेशन होता है, हमारा सेंट्रियोल जो है उनका रेप्लिकेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी का इन्वॉल्वमेंट आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ट्यूबुलिन प्रोटीन का यूज होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में। फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा एक्चुअली में सेल डिवीजन होता है, कैनाइटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, हमारा एस्टर क्या होते हैं। फिर हम लोग एम्फीफिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, ये सब टर्म्स क्या होते हैं, कांग्रेशन टर्म क्या होता है, ये सभी चीजें जानेंगे। लेकिन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटरफेस में G1 फेस को। अब चलो इस डायग्राम को ऊपर समझ लेते हैं। तो देखो यहां से यहां जो सबसे लंबा ड्यूरेशन होता है ये होता है G1 फेस, है ना। फिर यहां से यहां ये होता है S फेस, क्या होता है S फेस, और यहां से यहां होता है G2 फेस, और ये जो लास्ट में बच गया ये हो गया M फेस। तो ये पूरे फेस मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि क्या क्या फेजेस होती है। सबसे लंबा ड्यूरेशन G1 का, फिर S का, फिर G2 का, और लास्ट में M का। अब मैं आपको M को बताऊंगा। M को फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। मैं इसका एक ट्रिक याद कर रखा हूं, आपको मैं बता देता हूँ, PMAT। लेकिन PTM में मैं समझाऊंगा ये दोनों क्या। PMAT सीक्वेंस वाइज है कि सबसे पहले प्रोफेस होता है, इसका नाम है प्रोफेस, प्रोफेस, ये हो गया मेटाफेस, ये हो गया एनाफेस, और ये हो गया टीलोफेस। लेकिन जब आप सीक्वेंस वाइज चलोगे कि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसका होता है, तो सबसे पहले प्रोफेस, प्रोफेस, उसके बाद टीलोफेस, फिर मेटाफेस, और लास्ट में एनाफेस, ठीक है। पहले प्रोफेस, फिर टीलोफेस, फिर मेटाफेस, और लास्ट में एनाफेस। तो ये हो गया टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ऐसे डिवाइड करेंगे आप, टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे 4 फेस हो गया, ये हो गया प्रो, ये हो गया मेटा, ये हो गया टीलो, सॉरी एना, और ये हो गया टीलो। तो ये 4 फेस होते हैं माइटोसिस फेस का, ठीक है। तो ये ओवरव्यू मिल गया अब आपको। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इंटरफेस, और उससे पहले पढ़ेंगे G1 फेस के बारे में। तो चलता हूं, मैं बोर्ड को इरेज करता हूं और आपके बोर्ड पर लाता हूं G1 फेस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जा रहे हैं इंटरफेस को डिटेल से पढ़ने, और उसमें भी हमारा जो G1 फेस है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हमारा हेडिंग रहेगा G1। अब G1 रावण वो मत समझ लेना, आप लोग मूवी बहुत देखते हो, रावण मूवी का G1 नहीं भाई, यहाँ का माइटोसिस सेल डिवीजन का G1। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। हमारे एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि ह्यूमन सेल में हीला सेल्स एवरी 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी मेरा जो आंख मूंद के जो जादू का छू मंत्र है ना, ये मेरा नहीं है, बायोलॉजिस्ट है कि सबसे ज्यादा कौन बड़ा होगा, तो आंख मूंद के बोलना G1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका लिख देता हूँ मेरे भाई, बहुत आप आगे चल के कंफ्यूजन जनरेट करोगे और मेरे को धरोगे भैया आपने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दे देता हूँ, मान लो ह्यूमन का हीला सेल, इसका ड्यूरेशन है ईच 24 आवर्स पे ये डिवाइड करता है, लेकिन इसमें भी नियर अबाउट 10 to 12 आवर्स, नियर है ये, एवरेज मैं बोल रहा हूँ, ये G1 में ही चला जाता है। फिर 6 to 8 नियर अबाउट चला जाता है S में। फिर हमारा 3 to 4 आवर्स चला जाता है हमारा G2 में, और बचा हुआ कितना है, मान लो आप इसको ले रहे हो तो 16 और 3 19, तो कहीं पे मिस्टेक हो गया। चलो भाई इसको आप दे दो 8 to 10, 3 to 4 18, 3 to 21, तो नियर अबाउट 1 या 2 से 2 to 3 मानो ये जाता है M फेज को, ठीक है। मैं एवरेज दे रहा हूँ, ऐसे आप सीक्वेंस निकालोगे ना तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे किस फेज में कितना टाइम ड्यूरेशन जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा G1 में जाएगा, फिर S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, लास्ट में M में जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने हीला सेल्स, ह्यूमन सेल्स के बारे में बताया। आप एक एग्जांपल ईस्ट का भी ले सकते हो। ईस्ट में ईच 90 मिनट पर हमारा सेल डिवीजन परफॉर्म होता है। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो है ना ये रिपेयर में हेल्पफुल होता है। मैं इसका सिग्निफिकेंस लास्ट में ऐसे बताता आपको कि इंपॉर्टेंस क्या है माइटोसिस का, लेकिन अभी मैं हिंट कर देता हूँ कि ये रिपेयर में, डैमेज रिपेयर में, और तो और ये
ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, लेकिन ये हमारा न्यू सेल्स को बॉर्न करने में हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है ना। चलो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवन के बारे में। जीवन के बारे में आपको मैंने बहुत कुछ पहले ही बताई है, वो सभी चीज आपको लेके चलनी है। गैप 1 ऐसे मैं बोल चुका हूं पहले। इसको क्या बोल सकते हैं आप, देखो इसका एक और तरह से आप नेम दे सकते हो। मान लो ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, यहाँ पे एस फेज, यहाँ पे एम फेज, यहाँ पे G2 और ये G1। तो इसको आप लिख सकते हो प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज लिख सकते हो ना। इसको आप लिख सकते हो पोस्ट सिंथेटिक, पोस्ट सिंथेटिक है, ठीक है। और यहाँ पे एक और फेज होता है, वो होता है जी नोड फेज, जी नोड, इसको क्या पढ़ते हैं, जी नोड फेज, जी नोड फेज। मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसको एक और नाम बोलते हैं इक्वेसेंट फेज, दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीवन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज जीवन को बोल दिया जाता है। अब देखो एस जो फेज होता है इसको सिंथेटिक फेज बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज में होता है। और तो और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो हम लोग का अमीनो एसिड्स या फिर हिस्टोन्स का फॉर्मेशन होना, अमीनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन होना है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, वो हमारा जीवन फेज में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट वाइज लिखोगे इसको। मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि सभी चीजें हम लोग को जाननी है, वो आपको नोट आउट करनी है जैसे सिंपल लैंग्वेज, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी तक आप उसको सेट कर पाओ। तो सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया कि जो हमारा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो कहाँ होता है। एक मिनट वेट करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो हो गया। तो आप लिखोगे जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। आप सिंपली एंजाइम लिखो तो और भी बेहतर। आप अगर ज्यादा बोझ नहीं देना चाहते तो एंजाइम फॉर्मेशन कहाँ होता है, सबसे पहले जीवन फेज में होता है। सेकेंड चीज क्या लिख सकते हो यहाँ पे डैमेज रिपेयर होता है। डैमेज रिपेयर मैं आगे आपको समझाऊंगा कि सभी साइकिल में, सभी पेजेस में डैमेज रिपेयर होता ही रहता है। और तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है सेल ऑर्गेनेलेस डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेनेलेस डुप्लीकेशन। जैसे सेल ऑर्गेने गोल्गी बॉडी गोल्गी अपार्टस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। बोलते जाओ भाई, आपको बहुत कुछ पता है ना। न्यूक्लियस मत बोल देना, ठीक है। सेल ऑर्गेनेले जो भी होते हैं वो हमारे डुप्लीकेट होते हैं यहाँ पे जीवन फेज। अब इसके बाद एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जीवन फेज हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम कब फॉर्मेशन करता है कि एक्चुअली इस फेज में जाके एंजाइम सही से फॉर्म हो जाए। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन फेज में रॉ मटेरियल्स की नीड बहुत ज्यादा होती है, और रॉ मटेरियल्स की नीड होने के कारण इसको सबसे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। क्योंकि जो हम लोग का बोलते हैं ना कि तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन जीवन ही बनाता है किसी भी सेल डिवीजन में। स्पेशली माइटोसिस की बात की जा रही है तो माइटोसिस में एक्चुअली जो बेस फॉर्मेशन होता है वह जीवन में तैयार होता है, और इसीलिए जीवन को सबसे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी मैंने 3 ही पॉइंट दिया है, बहुत सारे पॉइंट्स और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जीवन के बारे में, जीवन गैप 1 या फिर ग्रोथ 1 जो आप। तो जीवन फेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन फेज माइटोसिस फेज के बाद आता है, माइटोसिस फेज के बाद आता है जीवन, और सिंथेटिक फेज से पहले आता है जीवन। माइटोसिस फेज का रोल क्या है कि हमारे जो लास्ट क्या आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि 2 सेल ऑर्गेनेले बन के तैयार हो जाते हैं।
तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसको क्योर करने का काम भी जीवन का रहेगा। जो प्रॉब्लम्स आएगा, लास्ट में हमारा 2 सेल्स बन के तैयार हो गया माइटोसिस फेज में, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ गया, जो एरर आ गया, डीएनए एरर्स, वो सभी चीजों को भी जीवन सॉल्व करने का काम करता है। तो आप लिख सकते हो डीएनए एरर्स को भी हमारा कौन सॉल्व करता है, रिजॉल्व कौन करता है, तो जीवन फेज। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जीवन फेज कंप्लीट होने वाला है और हमारा सेल एस फेज में इंटर करने वाला है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू एस फेज हमारे सेल साइकिल के पास, सेल के पास 2 चॉइस होता है। अरे कहीं कहीं किताब में एनसीईआरटी में 3 चॉइस दिया, लेकिन 2 ही चॉइस मेन होता है। एक होता है सेल साइकिल को कंटिन्यू कराना। अब इसको आप ऐसे करके लिखोगे आगे, ये जी नोड के लिए, ठीक है, ये जी नोड के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग इस फेज में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि सेल साइकिल में हमारे किसी भी सेल का जीवन फेज कंप्लीट करने के बाद 2 चॉइस होता है। फर्स्ट चॉइस होता है कंटिन्यू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को हम कंटिन्यू रखें। और सेकेंड होता है स्टॉप्स एंड इंटर जीनोड फेज। इसमें 2 होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। परमानेंट एंड टेम्पररी दोनों मैं बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और है, वो भी समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन लिखा है, तो सेल ऑर्गेनेल बहुत कुछ होते हैं, आपका सेंट्रियोल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत चीजें होती है। तो अगर एनिमल सेल है तो उसमें तो सेंट्रियोल्स होगा, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है मेरे भाई, ये आप याद रखना, ठीक है। और इधर हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, 1 मिनट वेट करो। चलो हम लोग बात कर रहे हैं जी नोड फेज के बारे में। तो हमारे सेल के पास 2 चॉइस है, या फिर कंटिन्यू करे सेल डिवीजन को, ना ही तो वह जी नोड फेज में चला जाए और सेल साइकिल को क्लोज कर दे। इसमें 2 कंडीशन होता है, एक तो परमानेंटली चला जाए, एक होता है टेम्पररी। अब देखो, अगर कोई डिफॉल्ट हमारा कैप्चर हो गया, जैसे डीएनए कॉपिंग हुआ था, डीएनए इधर आ गया, तो जी1 फेज से इस फेज में हुआ, फर्दर हमारा सेल मूव नहीं करता है, वहां पे एरर फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे डैमेज रिपेयर भी होना है, एरर को भी फाइंड करना है। तो जब एरर फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एक साइक्लिन प्रोटीन हेल्पफुल होता है, सीडी केस के बारे में, ठीक है। उससे पहले यहाँ समझो, देखो ये जो है जीवन से इस फेज में जा रहा है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट लगा होता है। चेक पॉइंट 2 चेक पॉइंट होती है, मैं कुछ चीजें बीच बीच में बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये हेल्पफुल हो। ये दोनों चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स का रोल क्या होता है, ये इंश्योर करे कि आगे जो हमारा अगला फेज आने वाला है उससे पहले प्रीवियस फेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे क्या होता है कि आप हेलमेट लगा के नहीं चलोगे तो आपको बोला जाएगा कि मेरे बॉर्डर को क्रॉस करो, स्टेट पुलिस आपको बोलेगा भैया हेलमेट लगाओ, नहीं तो निकालो माल। तो वही चीज होता है, चेक पॉइंट लगा हुआ है क्योंकि इस फेज में डीएनए डबल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आया, डीएनए एरर हुआ और डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, तब तो भाई माथा का और हेडेक बढ़ जाएगा। पहले से प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम को डबल कर दिया हमने, तो ये नहीं काम होता है। अगर प्रॉब्लम आ गया तो जीवन फेज में जाएगा, सॉरी जी नोड फेज में जाएगा और वहां पर उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा, और नहीं तो परमानेंटली वहीं पे रह जाएगा। तो इसमें जो परमानेंट कुछ सेल्स होते हैं, जैसे आपने हार्ट सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, जो परमानेंटली चला जाते हैं, हार्ट एंड नर्व सेल्स। हार्ट एंड नर्व सेल्स हमारे जीनोड फेज में परमानेंट कंडीशन में चले जाते हैं और वे फर्दर सेल डिवीजन में हेल्पफुल नहीं होते हैं। यही कारण होता है कि हमारे टीचर्स लोग हमें बोला करते हैं कि अगर किसी का नर्व्स कट गया तो फिर नर्व्स फॉर्म नहीं होता है, नर्व्स आगे ग्रो नहीं करता है, रिपेयर नहीं होता है। तो आपको रीजन जाननी है तो आप बोलना कि सर उस केस में, नर्व सेल के केस में, अगर हमारा जीवन के बाद जीनोड में उसको जाना ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब देखो यहाँ पे जीवन नोड में चला गया, जीनोड में चला गया, तो वह जीनोड के भी परमानेंट स्टेट में चला जाता है और उसके बाद वह कभी इनएक्टिव से एक्टिव नहीं होता। लेकिन टेम्पररी वाले में आपका एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, अगर है तो भी, नहीं है तो भी। आप याद रखना होता है कैम्बियल सेल्स, कैम्बियल सेल्स, जो कि आपको याद होगा हमारे लेटरल ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स में। अरे है ना भाई, लेटरल इंटर कैलोरी, पता है ना आपको। तो वही कैम्बियल सेल आपके लेटरल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तो ये होगा टेम्पररी स्टेट में ये जाता है, लेकिन फर्दर रिजॉल्व होने के बाद वापस आके अपने एस फेज में एंटर कर जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, हमारा ड्यूरेशन हो चुका है वीडियो का नियर अबाउट 39 मिनट्स, विच इज समथिंग मोर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड while we were coming in this particular video. So मन तो बहुत है, दिल तो बहुत करता है कि आपको पूरा चैप्टर बता दूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, इशू आ जाते हैं मेरे साथ,
कि हम एक लिमिट के अकॉर्डिंग चलते हैं। और मेरे को लग रहा है कि ये पूरा वीडियो आपके ब्रेन में एकदम फिक्स हो रहा होगा, एक सीरीज वाइज सेट हो रहा होगा। और कुछ बातें अगर मैंने अभी आपको छोड़ दी है जीवन फेस में, तो अगले जब वीडियो लाऊंगा मैं पार्ट 2, वहां पे जीवन को और डिटेल से समझाऊंगा, फिर एस को समझाऊंगा, फिर जी नोट को समझाऊंगा, और कुछ कुछ जो टॉपिक्स अगर रह भी गया है तो मैं वहां पे बता दूंगा। और आप लोग एकदम बूस्टअप रहिए, कॉन्फिडेंटल रहिए, और आप भी बायोलॉजी का प्रिपरेशन जारी रखिए। आपका कमेंट था कि बायो पर वीडियो आना चाहिए, मैंने वीडियो लाया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना। कुछ डॉट्स अगर रह गया है तो भैया फटाफट से पूछ लो। और टीचर्स डे आने वाला है, कल है ना टीचर डे, तो कल मैं आपके लिए 2 वीडियो लाऊंगा। एक जो आपने बहुत पूछा है मेरे से, और दूसरा जो मैं आपको दिल खोल के बताना चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।